टॉपिक पढ़ेंगे प्रजामंडल। तो राजस्थान में आरंभिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना। तो क्या है कि सन 1918 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका संपर्क ब्रिटिश इंडिया और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव, सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। संस्था का मुख्य कार्यालय कानपुर में रखा गया, जो उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूंजीपतियों और मजदूरों का सबसे बड़ा केंद्र था। राजस्थान में इसका कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। सभा के सदस्यों ने इस सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन आरंभ में वे ऐसा करने में सफल नहीं हुए। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए 22 अक्टूबर 1920 से वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला जाने लगा। विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे और राम नारायण चौधरी सह संपादक। इस पत्र के लिए आर्थिक सहायता मुख्य रूप से जमनालाल बजाज ने की। यह पहला पत्र था जो राजस्थानी लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1919 में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरि भाई किक्कर के योगदान से हुई। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से सशंकित थी। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में द्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु शोभालाल गुप्त को 2 वर्षों के कठोर कारावास की सजा मिली। 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद से सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए। सने सने मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। परिणाम स्वरूप 1928 से 29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन आरंभ किया। समस्त भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमा। झंडे के एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज्य लिखा था। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने उनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद अयूब आदि को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज्य कोष में दिए। उन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरी शंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी
नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और उन्होंने तिलक साम्राज्य कोष में चंदा जमा कराया था। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया, जबकि इससे पूर्व वे महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वे या तो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें या युवराज को शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाएं। महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 के शासनाधिकार सौंप दिए। युवराज ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेस को सौंप दिया गया। उसके बाद आता है बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन। 1913 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन किया। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य में प्रतिनिधि सभा रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की स्थापना की घोषणा कर अगले वर्ष उसके प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया। राजस्थान में ही सारे उत्तरी भारत के राज्यों में तब उस राज्य समय अपने ढंग की यह एकमात्र उत्तरदायी राजनीतिक संस्था थी। 1917 ईस्वी में इसका नाम बदलकर विधानसभा कर दिया गया। इसकी सदस्य संख्या प्रारंभ में 35 थी, बाद में 1937 में इसे बढ़ाकर 45 कर दी गई। 1914 ईस्वी में हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाना व 1921 में जमींदार बोर्ड की स्थापना करना आदि प्रगतिशील व लोकप्रिय कदम गंगा सिंह द्वारा उठाए गए। इस प्रकार बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे से बढ़ाकर संरक्षण को प्रदान किया। पर गंगा सिंह का एक दूसरा रूप भी था, निरंकुश शासक का। जब उन्हें लगा कि बेटी से भारत की राजनीतिक हवा बीकानेर को भी प्रभावित कर सकती है, तो उन्होंने 4 जुलाई 1932 को बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जिसका उद्देश्य जन जागरण को दबाना था। पर बदलाव की हवा तो बीकानेर पहुंच चुकी थी। सर्वप्रथम बीकानेर राज्य में 1907 ईस्वी में चूरू में सर्वप्रथम सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई थी। यह एक सामाजिक शैक्षिक संस्था थी। इसके बाद 1920 ईस्वी में बीकानेर में सद विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। इस संस्था द्वारा धर्म विजय और सत्य विजय नामक 2 सामाजिक नाटक अभिनीत किए गए, जिससे समस्त सरकारी क्षेत्र में हलचल मच गई। पर सबसे बड़ी घटना हुई जब 26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्म स्तूप पर महंत गणपति दास चंदनमल बहड़ वेद शांत शर्मा द्वारा तिरंगा फहराने पर महाराजा ने महंत से मंदिर ही जब्त कर लिया। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिड़ला के हस्तक्षेप पर महाराजा ने मंदिर महंत को वापस लौटाया। इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की गतिविधियों में रुचि लेना आरंभ कर दिया। महाराजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डालते हुए विजय सिंह मोहता ने बीकानेर राज्य में नातिरशाही नामक पुस्तिका लिखी। इस प्रकार महाराजा गंगा सिंह के जन आवाज को दबाने के प्रयास सफल नहीं हुए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा गंगा सिंह लंदन गए थे। उसी समय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का एक विशेष शिष्टमंडल जनता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने लंदन पहुंचा। बीकानेर राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर
बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार करके सम्मेलन के सदस्यों में बांटा गया। गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष लॉर्ड सेकी ने इस ज्ञापन को महाराजा गंगा सिंह के सामने ठीक उस समय रखा जब वे बड़े जोश के साथ अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। लॉर्ड सेकी ने ज्ञापन पर यह लिख दिया कि बीकानेर महाराजा को इसका उत्तर देना चाहिए। ज्ञापन में महाराजा और उसके प्रशासन की तीव्र आलोचना की गई थी। ज्ञापन देखकर महाराजा अत्यधिक खिन्न हुए और गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने से पहले ही भारत लौट आए। गोलमेज सम्मेलन में आने के बाद गंगा सिंह का रुख आक्रामक हो गया। जब बीकानेर में पंजाब से आने वाले गेहूं पर जकात शुल्क बढ़ाया गया तो उसके विरोध में चूरू में 11 जनवरी 1932 को बहालचंद कोठारी की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई और महाराजा से बढ़े हुए शुल्क को वापस लेने की मांग की गई। महाराजा ने इससे कुपित होकर दलबल सहित मानदाता सिंह को चूरू भेजा। इसके बाद चंदनमल बहरड़, सत्यनारायण सराफ, वैद्य शांत शर्मा, मास्टर ज्ञानचंद, महंत गणपत दास, स्वामी गोपाल दास, भद्री प्रसाद, फुब्बाराम एवं प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिए गए। इसके विरोध में 17 दिसंबर 1933 को बीकानेर के साथ साथ कलकत्ता, बम्बई, खंडवा, उज्जैन, अजमेर, रतलाम एवं ब्यावर में बीकानेर दिवस मनाया गया। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर राज्य में के एक प्रमुख कार्यकर्ता लक्ष्मीदास ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कराची में हुए 1936 के अखिल भारतीय तेसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके अनुसार भारतीय राज्यों के नागरिकों से उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु संगठित होने का आह्वान किया गया था। बीकानेर पहुंचने पर लक्ष्मीदास स्वामी ने अपने मित्र मुक्ता प्रसाद वकील और सत्यनारायण सराफ आदि से इस संबंध में चर्चा की। परिणाम स्वरूप 4 अक्टूबर 1936 को रात्रि में 8 बजे रतनबाई ट्रस्ट के मकान में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। मग्गाराम द्विवेदी को इसका अध्यक्ष, लक्ष्मीदास को मंत्री और भिक्षालाल बोहरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। मार्च 1937 में सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें रिहा करके आदेश दिया गया कि वे तत्काल बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाएं तथा बिना राज्यादेश के राज्यों में प्रवेश न करें। इसके विरोध में 22 मार्च 1937 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के तत्वाधान में दिल्ली स्थित मारवाड़ी लाइब्रेरी में एक सभा का आयोजन किया गया तथा बीकानेर राज्य की निष्कासित नीति की निंदा की गई। बीकानेर से निष्कासित लोगों तथा कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मग्गाराम ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया तथा बीकानेर की थोथी फोथी नामक पुस्तिका प्रकाशित करवाई। जब बीकानेर में जन आंदोलन सुस्त पड़ गया रहा था तब 1939 में रघुवर दयाल गोयल, जिसने बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में जनताओं की पैरवी की थी, ने राजनीति में प्रवेश किया। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में व्यापक जनाधार वाली प्रजा परिषद की स्थापना हुई। उनके साथ मुक्ता प्रसाद, गंगा प्रसाद कौशिक, दाऊद दयाल भी इसमें शामिल थे। रघुवर दयाल गोयल को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। रघुवर दयाल गोयल एक बार के लिए तो बीकानेर राज्य से चले गए, परंतु जब सितंबर 1942 ईस्वी को वापस बीकानेर लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु के बाद
शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक बने। उन्होंने सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए रघुवर दयाल व उसके साथियों को रिहा किया, पर रघुवर दयाल ने संघर्ष जारी रखा। 26 अगस्त 1944 को बीकानेर महाराजा ने रघुवर दयाल को वार्ता के लिए लालगढ़ महल में बुलाया। वार्ता असफल रही और बाहर निकलते ही उन्हें भारत रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। बीकानेर सरकार के दमन का विरोध राजस्थान के अन्य राज्यों में भी हुआ। जननारायण व्यास ने बीकानेर के दामोदर प्रसाद सिंगर की सहायता से जोधपुर में एक कार्यालय खोलकर बीकानेर राज्य के विरोध में सक्रिय कदम उठाए। भरतपुर प्रजा परिषद ने बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के समर्थन में 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मनाया। इसी तरह 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस जयपुर में भी मनाया गया। जनवरी 1945 को मगाराम वेद को बीकानेर प्रजा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। मगाराम वेद ने बीकानेर राज्य के अन्य जिलों में भी प्रजामंडल की शाखाएं खोली, जैसे गंगानगर प्रजा मंडल परिषद का गठन कर राव माधो सिंह को उसका अध्यक्ष व जीवन दत्त शास्त्री को उसका मंत्री बनाया। इस प्रकार प्रजामंडल व महाराजा के बीच संघर्ष जारी रहा। अंत में बीकानेर में नागरिक अधिकारों को सही स्थिति की जांच के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष वकुल भाई भट्ट एवं मंत्री हीरालाल शास्त्री बीकानेर में जांच के लिए भेजे गए। 31 अगस्त 1946 को बीकानेर नरेश ने उत्तरदायी शासन की विधिवत घोषणा कर दी। इसके अनुसार एक विधान समिति विधानसभा का ढांचा तैयार करके प्रस्तुत करेगी। दूसरी मताधिकार समिति होगी जो मताधिकार के शर्तों और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्णय करेगी। ये दोनों समितियां अपना कार्य 01 मार्च 1947 तक संपन्न करेंगी। लंबे इंतजार के बाद 17 दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक परिषद को सौंप दिया गया जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। इसी बीच कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ हुआ। महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय किया। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पणिकर ने विधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। अंत में 30 मार्च 1949 को बीकानेर ने स्वयं को वृहद राजस्थान में समाहित कर लिया। उसके बाद आता है जोधपुर में प्रजामंडल आंदोलन। तो जोधपुर के शासक उम्मेद सिंह है 1918 से 1937 ईस्वी के शासन के प्रारंभिक समय में राज्य का नियंत्रण कश्मीरी ब्राह्मण सर सुखदेव प्रसाद के हाथों में था, जो स्वभाव से अनुदारवादी था। इस व्यवस्था के विरुद्ध सर्वप्रथम असंतोष 1921 ईस्वी में सामने आया जब चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इससे पूर्व 1920 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया, पर यह ज्यादा प्रभावी नहीं साबित हुआ। 29 अक्टूबर 1923 को जब मारवाड़ राज्य के एक आदेश द्वारा मादा पशुओं की निकासी पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया, तो हितकारिणी सभा ने इसका विरोध किया और एक ज्ञापन महाराजा को दिया। अंततः युवा महाराज ने 15 अगस्त 1924 को मादा पशुओं की निकासी का आदेश वापस ले लिया। परिणाम स्वरूप मारवाड़ हितकारिणी सभा अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। सर सुखदेव प्रसाद ने कुछ अवसरवादी व्यक्तियों को एक प्रतिद्वंदी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया।
परिणाम स्वरूप राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया, परंतु इसे लोकप्रियता नहीं मिली। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए महाराजा को एक आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिक्रिया स्वरूप सर सुखदेव प्रसाद के इशारे पर मारवाड़ स्टेट काउंसिल ने 19 मार्च 1925 को हितकारिणी सभा के कुछ सदस्यों को राज्य से निष्कासित कर दिया। अपमान सहने के बजाय सभा के सक्रिय सदस्य जयनारायण व्यास मारवाड़ छोड़कर ब्यावर चले गए। ब्यावर में राजस्थान सेवा संघ के सर्वा मणिलाल कोठारी ने उन्हें तरुण राजस्थान का संपादक नियुक्त किया। इस पत्र के माध्यम से वे वर्तमान मारवाड़ शीर्षक के अंतर्गत मारवाड़ के भ्रष्ट और निरंकुश शासन की कटु आलोचना करते हैं। 1927 में जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, तो जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल को उसकी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। मारवाड़ के नेताओं ने 11 से 12 अक्टूबर 1929 को मारवाड़ हितकारिणी सभा का प्रथम अधिवेशन जोधपुर में बुलाने का निश्चय किया। जोधपुर सरकार ने जागीरदारों के दबाव में आकर सम्मेलन पर प्रतिबंध लगा दिया। मारवाड़ हितकारिणी सभा की ओर से जय नारायण व्यास लिखित 2 पुस्तिकाएं, एक मारवाड़ की अव्यवस्था, दूसरी कोट कोपाबाई की पोल प्रकाशित की गई, जिनमें मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई। जय नारायण व्यास, आनंद राज खुराना और भवनलाल सराफ इन तीनों नेताओं पर एक विशेष अदालत में राजद्रोह का मुकदमा चला कर तीनों को 4 से 5 वर्षों के कठोर कारावास की सजा दी गई। 10 मई 1921 को जोधपुर में जय नारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ यूथ लीग नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसमें जोधपुर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक जन चेतना प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। मालमल जैन को लीग का मंत्री बनाया गया। मारवाड़ यूथ लीग को अवैध घोषित करने के पहले ही कार्यकर्ताओं ने बाल भारत सभा नामक एक संस्था बनाकर छगनराज चौपासनीवाला को इसका मंत्री बनाया। इसके बाद 24 से 25 नवंबर 1931 को पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की पत्नी, काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी आदि नेताओं ने भी इस सम्मेलन में शिरकत की। अतः जोधपुर सरकार ने मार्च 1932 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा को अवैध घोषित कर दिया। 1933 में बाल भारत व मारवाड़ यूथ लीग को भी अवैध घोषित कर दिया गया। इन गतिविधियों ने आमजन को प्रभावित किया, जैसे गणेश लाल उस्ताद ने सरकारी नौकरी छोड़कर कविताओं द्वारा जन जागृति का कार्य आरंभ किया। उनकी कविताओं का संग्रह गरीबों की आवाज नामक पुस्तक में किया गया था। इस वातावरण में भी 1934 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बने। रणछोड़ दास गठानी, पुरुषोत्तम दास नेयर भी इस संस्था से जुड़े थे। प्रजामंडल ने एक युवा विधवा कृष्णा के राज परिवार से जुड़े कुछ लोगों द्वारा अपहरण के मामले को व्यापक स्तर पर उठाया और उसकी रिहाई की मांग करते हुए इस मध्ययुगीन अमानवीय प्रवृत्ति के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में रहने वाले मारवाड़ियों से कृष्णा दिवस मनाने का आह्वान किया। प्रजामंडल ने शिक्षा शुल्क के खिलाफ मई-जून 1936 में अभियान चलाया तथा 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया। 1936 में प्रांतों और राज्यों में कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की गई। जोधपुर में भी इस यूनियन का गठन हुआ। 1936 में कराची में अखिल भारतीय देशी
राज्य पर लोक परिषद के अधिवेशन में जय नारायण व्यास को महामंत्री निर्वाचित किया गया। अब उन्होंने बंबई से अखंड भारत का संपादन आरंभ किया। 1937 में दीपावली के दिन जोधपुर प्रजामंडल और सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित कर दिया गया। नवंबर 1938 ईस्वी में विजय लक्ष्मी पंडित व दिसंबर 1938 में ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए त्याग और समर्पण करने के लिए प्रेरित किया। सुभाष बोस ने गिरती कोर्ट की आम सभा में नवयुवकों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने का आह्वान किया। अंत है 16 मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ गठानी के नेतृत्व में की गई, जिसका उद्देश्य महाराजा की अध्यक्षता में उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। फरवरी 1939 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने को भी रिहा गया। रिहा होते व्यास ने आंदोलन की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया। मारवाड़ लोक परिषद के महासचिव अभयमल जैन ने मारवाड़ लोक परिषद क्या है नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। इसके अनुसार लोक परिषद को एक ऐसा संगठन बताया गया जो जनता के अधिकारों और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संवैधानिक सरकार बनवाने के लिए संघर्ष रहेगी। परिषद के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने पर्चों और पुस्तिकाओं का द्वारा राज्य के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया। इसमें गरीबों की बौखलाहट, अमानत का हिसाब, उत्तरदायी शासन की स्थापना, जोधपुर नौकरशाही का अत्याचार आदि लेख प्रमुख थे। इधर जोधपुर महाराजा ने राज्य की केंद्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। फरवरी 1939 ईस्वी और जय नारायण व्यास को भी इसका सदस्य मनोनीत किया। जनवरी 1940 ईस्वी में व्यास ने अखिल राजस्थान देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन जोधपुर में कराने की घोषणा की। मार्च 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। रणछोड़दास गठानी, मथुरादास माथुर, कन्हैयालाल मनिहार, इंद्रमल जैन, आनंद राज सुराणा, बहालाल सराफ आदि नेताओं को बंदी बना लिया गया। प्रजामंडल अध्यक्ष ने, जो इस समय राज्य में नहीं थे, आंदोलन को संगठित करते हुए मथुरा दास माथुर को पहला डिक्टेटर बनाया। 2 अप्रैल 1940 को मथुरा दास माथुर को उस समय गिरफ्तार कर 1 वर्ष के लिए पर्वत बक्सर भेज दिया गया। जब एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, कन्हैयालाल मनिहार दूसरे डिक्टेटर घोषित हुए। इसी समय अखिल भारतीय देशी लोक परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पंडित द्वारकानाथ कचरू को मारवाड़ की स्थिति का जायजा लेने भेजा। 11 अप्रैल 1940 को उन्होंने जनता के प्रतिनिधियों और लोक परिषद के कार्यकर्ताओं से भेंट की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोधपुर में राजनीतिक वातावरण दम घोटने वाला है और यहाँ एक टाइपराइटर का भी पंजीकरण करवाना आवश्यक है। तीसरे डिक्टेटर इंद्रमल जैन को एक आम सभा को संबोधित करते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। चौथे डिक्टेटर बाबालाल को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में 26 जून 1940 को लंबी वार्ताओं के बाद मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ राज्य के बीच समझौता हो गया। समझौते के फलस्वरूप लोक परिषद ने आंदोलन समाप्त कर दिया। जून 1940 में जय नारायण व्यास को मारवाड़ की लोक परिषद की समस्त शाखाओं का अध्यक्ष चुना गया। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। इस दिन लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गीत गाते हुए शहर का चक्कर लगाया। जोधपुर राज्य सरकार ने पहली बार 7 से 8 जून 1941 को जोधपुर नगर पालिका के चुनाव क्षेत्रीय और वार्षिक मताधिकार के अनुसार संपन्न किए।
चुनाव में लोक परिषद ने 22 में से 18 स्थानों पर विजय प्राप्त की। जयनारायण व्यास से जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। पंडित नेहरू के आह्वान पर 19 अप्रैल 1942 को रियासती दिवस मनाया गया। मारवाड़ लोक परिषद और सरकार के बीच कटुता निरंतर बढ़ती जा रही थी। लोक परिषद के राजनीतिक बंदियों के साथ जेलों में उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा था। अतः 11 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल आरंभ कर दी। बाल मुकुंद विषाद पुलिस की मार और गर्मी नहीं सहन कर पाए। वे बहुत बीमार हो गए थे और 19 जून 1942 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बीसाई की मृत्यु से देश में सर्वत्र प्रतिक्रिया हुई। नेशनल हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे देशव्यापी अखबारों ने राज्य की नीति की कटु आलोचना की। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती ने गिरदी कोर्ट में एक आम सभा को संबोधित किया। रमा देवी जयनारायण व्यास की पुत्री थी। कृष्णा कुमारी अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी। 22 दिसंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। वीर और उत्साही नाविकों को संगठित करने के लिए लालचंद जैन ने एक गुप्त संगठन मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना की। 27 मई 1944 को जब जय नारायण व्यास और उनके सहयोगियों को रिहा किया गया तो जोधपुर शहर में उनका अपूर्व स्वागत किया गया। नवंबर 1944 में जोधपुर म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुए। लोक परिषद ने इसमें भाग लिया और बहुमत प्राप्त किया। लोक परिषद के द्वारका दास पुरोहित नगर पालिका अध्यक्ष बने। जोधपुर में जनजागृति की शुरुआत है। 1915 ईस्वी में स्थापित मरुधर मित्र हितकारिणी सभा ने की। तत्पश्चात 1920 में मारवाड़ सेवा संघ ने इस दिशा में काम किया, लेकिन वास्तविक रूप से 1923 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा ने ही जनजागृति पैदा की। 1936 ईस्वी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष पट्टा बीसी तारा मैया जोधपुर आए और शासकों को उत्तरदायी शासन स्थापित करने की सलाह दी। नवंबर 1938 में विजय लक्ष्मी पंडित और दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस के जोधपुर आने से आंदोलन में तीव्रता आई। जून 1945 में पंडित नेहरू जोधपुर आए और उनकी सलाह पर महाराजा ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर C.S. व्यक्ताचारी को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अक्टूबर 1947 में महाराजा हनुमंत सिंह ने सामंती मंत्रिमंडल बनाया, जिसका विरोध जय नारायण व्यास ने किया। 3 मार्च 1948 को जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर में प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना। तो सन 1907 ईस्वी में जब अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय स्थापित किया, उसी समय से जयपुर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष बालचंद शास्त्री और मंत्री केसर लाल कटारिया थे। उस समय जयपुर राज्य में प्रशासनिक कार्यों में फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। जनता के प्रबुद्ध वर्ग के लिए यह असहनीय था। परिणाम स्वरूप ठाकुर कल्याण सिंह, श्यामलाल वर्मा आदि के नेतृत्व में 1922 में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन आरंभ किया गया। 1 सितंबर 1927 को जयपुर में एक साधारण से झगड़े के बाद पुलिस वाला लाठीचार्ज किया गया।
पूरे शहर का वातावरण तनाव युक्त हो गया। इस अवसर पर जयपुर की महारानी ने कौंसिल के प्रेसिडेंट को सूचित किया कि यदि शहर में शांति स्थापित नहीं हुई तो वह जल नहीं ग्रहण करेगी। जयपुर सरकार ने उसी दिन एक असाधारण गजट प्रकाशित कर एक जांच कमीशन की नियुक्ति की। इसका कार्य 1 सितंबर 1927 को जयपुर शहर में एक हुए गोलीकांड की जांच करना था। इस कमीशन के सदस्य चीफ कोर्ट जज राय बहादुर नानक राम जौहरी और सेशन जज सैयद इफ्तिखार हसन थे। 2 दिसंबर 1927 और 4 सितंबर 1927 को जयपुर शहर के बाहर 2 सार्वजनिक सभाएं हुई, जिनमें लगभग 20,000 व्यक्ति सम्मिलित हुए। जनता को मांगे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 30 व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई। इस समिति में 15 हिंदू और 15 मुसलमान सदस्य थे। सरकार के आश्वासन पर 5 दिन की हड़ताल समाप्त कर दी गई। अगले वर्ष जब 3 अगस्त 1928 को वायसराय जयपुर आए तो जनता की ओर से उन्हें एक खुला पत्र दिया गया। 5 अप्रैल 1931 ईस्वी को जयपुर नगर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। एक बार फिर जयपुर सरकार ने उसके ध्वन का काम किया। इसमें सम्मिलित होने वाले खादी भंडार के कार्यकर्ता गुलाब चंद चौधरी, कुंदन लाल और किशोर दासिया को कैद कर लिया गया। कुछ समाज सेवी व्यक्तियों ने सरकार की दमनकारी नीति का मुकाबला करने और जनता में राजनीतिक चेतना प्रोत्साहित करने के लिए एक जन संगठन की आवश्यकता महसूस की। अतः 1931 में कपूरथल पाठ में जमनालाल बजाज आदि ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ता देश पांडे, केशवलाल कटारिया आदि थे। सीकर, चौरावाटी, उदयपुरवाटी के कृषक आंदोलन को संगठित करने में प्रजामंडल ने उल्लेखनीय योगदान दिया। 1930 से 31 में जयपुर के प्रजामंडल से सहानुभूति रखने वाले कार्यकर्ताओं ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इनमें प्रमुख थे बंसीलाल लोहाड़िया, हनुमान शर्मा, रघुवर दयाल चतुर्वेदी, राधाकृष्ण बजाज, देवी नारायण शर्मा आदि। मदन लाल खेतान, ओमदत्त शास्त्री, हंसराज, नेतराम शर्मा, रूपचंद सोमानी, विजय चंद जैन, सोमदेव ग्रोवर, कपूर चंद छाबड़ा आदि कई अन्य कार्यकर्ताओं ने जयपुर राज्य के देहाती इलाकों में और अजमेर, आगरा आदि स्थानों में जाकर समाज सेवा के कई कार्य किए। अपनी स्थापना के 5 वर्षों तक जयपुर प्रजामंडल निष्क्रिय बना रहा तथा इसकी संपूर्ण गतिविधियां खाद्य उत्पादन तक सीमित रही। यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल रहा था। सन 1936 से 37 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। जयपुर के एडवोकेट चिरंजी लाल मिश्रा प्रजामंडल के अध्यक्ष, हीरालाल शास्त्री महामंत्री और कपूर चंद पाटनी संयुक्त मंत्री बनाए गए। प्रजामंडल के अन्य प्रमुख सदस्य थे बाबा हरिचंद्र, हंस डी रॉय, लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल और पूर्णानंद जैन आदि। सन 1938 ईस्वी में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में करने एवं अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज को बनाने का निर्णय लिया गया। पर इसी दौरान प्रजामंडल और जयपुर सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए और प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पर जल्दी ही सरकार व प्रजामंडल के बीच समझौता हो गया। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 8 से 9 मई 1938 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। स्थान नथमल का कटला, जयपुर। इसके अगले दिन 10 मई
1938 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी ने भी नथमल के कटले में एक सभा को संबोधित किया। 5 अगस्त को प्रजामंडल की कार्यकारिणी के सदस्य रिहा कर दिए गए। कुछ दिनों बाद प्रजामंडल ने संस्था को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीयन कराना स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर सरकार ने प्रजामंडल की मूलभूत अधिकारों की मांग स्वीकार कर ली। 1 फरवरी 1949 में जब जमनालाल बजाज जयपुर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे प्रजामंडल आंदोलन को एक बार फिर से गति मिली। 5 फरवरी को सर्वप्रथम चिरंजीव लाल मिश्रा के नेतृत्व में सत्याग्रही जत्था निकला। उसी दिन रमा देवी देश पांडे, जो भारतीय चरखा संघ के मंत्री बलवंत सावल राम की पत्नी थी, के नेतृत्व में 5 अन्य महिलाओं ने सत्याग्रह किया। ये 5 महिलाएं थी सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी और सुशीला गोयल। जयपुर सत्याग्रह कौंसिल के संयोजक हीरालाल शास्त्री ने 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाने की घोषणा की। जयपुर के अलावा बगड़, झुंझुनू, चौमू, सीकर, दौसा के अलावा जयपुर राज्य से बाहर उज्जैन, ब्यावर, दिल्ली और आगरा में भी जयपुर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली में भोला भाई देसाई और सरोजनी नायडू ने गांधी चौक में जनता को संबोधित किया। राज्य सरकार ने जब प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करने और कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आश्वासन दिया तो गांधी जी ने के निर्देश पर जयपुर सत्याग्रह को 18 मार्च को स्थगित कर दिया गया। सत्याग्रह के स्थगन के समय प्रजामंडल ने यह शर्त रखी थी कि जयपुर का प्रधानमंत्री मेज बिचम के स्थान पर किसी हिंदुस्तानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। जयपुर सरकार ने बिचम के स्थान पर राजा ज्ञाननाथ को नया प्रधानमंत्री बनाया। 2 अप्रैल 1940 को जयपुर राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच एक समझौता हो गया, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। जन संस्था का नाम प्रजामंडल ही रहेगा। प्रजामंडल का सदस्य जयपुर राज्य के बाहर भी किसी राजनीतिक संस्था का सदस्य बन सकेगा। जनता को भाषण का अधिकार रहेगा। प्रजामंडल का उद्देश्य राज्य में महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इस समझौते के तहत प्रजामंडल को 2 अप्रैल 1940 को जयपुर राज्य में पंजीकृत कर दिया। इसके बाद प्रजामंडल का दूसरा वार्षिक अधिवेशन 25-26 मई 1940 को जयपुर में नथमल जी के कटले में हुआ। जमनालाल बजाज इस अधिवेशन के सभापति थे। संयुक्त प्रांत के पूर्व न्याय मंत्री और इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने भी अधिवेशन में भाग लिया। गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर के प्रजामंडल की भूमिका विश्वासप्रद रही। हीरालाल शास्त्री ने कांग्रेस महासमिति के बंबई अधिवेशन के अवसर पर हुए रियासती सम्मेलन में जयपुर प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व किया। उस समय शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और कपूर चंद पाटनी महामंत्री थे। बंबई से लौटने के बाद शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल की कार्य समिति और साधारण समिति की बैठक 14 से 15 अगस्त 1942 को बुलाई। इसमें प्रजामंडल ने देश की आजादी की मांग की और नेताओं की गिरफ्तारी की आलोचना की। इसके अतिरिक्त उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग भी की गई। जयपुर महाराजा ने प्रजामंडल को उत्तर दिया कि उनकी नीति राजकाज में जनता को शामिल करने की है। प्रजामंडल इस उत्तर से संतुष्ट हो गया। इसके बाद जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के बीच समझौता हुआ, जिसमें जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने पर सहमत हो गया। यह समझौता जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहलाता है। 26 अक्टूबर 1942 को जयपुर नरेश ने राज्य में संवैधानिक सुधारों के लिए विशेष समिति नियुक्त की। इस समिति ने राज्य में प्रतिनिधि सभा तथा लेजिस्लेटिव
असेंबली के गठन का सुझाव दिया। शास्त्री जी द्वारा महाराजा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने का विचार की त्याग दिया गया, जिसकी सर्वत्र आलोचना हुई। यह समझौता भारत छोड़ो आंदोलन की मूल भावना के विपरीत था। इस फैसले से असहमत नेताओं ने आजाद मोर्चा खड़ा करके आंदोलन छेड़ा। उसके बाद आती है आजाद मोर्चा। इस मोर्चे का गठन बाबा हरिश्चंद्र ने किया। आजाद मोर्चा के अन्य कार्यकर्ता थे गुलाब चंद काशीवाल, चंद्रशेखर शर्मा, राधे श्याम शर्मा, ओमचंद शास्त्री, मदन लाल खेतान, चिरंजीव लाल मिश्र, युक्तिलाल मोती, विजय चंद जैन, अल्लाह बख्श चौहान, मास्टर आनंदीलाल नाई व मल्लाल सामोदिया, मोहनलाल आजाद, गोपाल वेद, दौलत भंडारी, रामगढ़ जोशी। आजाद मोर्चा के नेतृत्व में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों ने भी आंदोलन में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई दिनों तक शिक्षण संस्थाएं बंद रही। गोपाल दत्त वेद के नेतृत्व में हड़तालें हुई और जुलूस निकाले गए। छात्राओं ने भी आंदोलन में अपना योगदान दिया। वनस्थली विद्यापीठ की कुछ छात्राओं ने धरने दिए। एक छात्रा शांति देवी ने 5 अक्टूबर 1942 को एक सभा में जनता को संबोधित किया। अंततः 1945 ईस्वी में पंडित नेहरू ने दोनों गुटों का विवाद समाप्त करके आपस में विलय करवाया। 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाजनी की। समिति रतन शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं और छात्रों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों पर जाकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की खुली छूट दे दी थी। अतः कुछ कार्यकर्ताओं ने बाहर जाकर काम किया और बाहर भूमिगत रहते हुए आंदोलन का संचालन करने वालों में से डॉक्टर बी केसकर, मोहनलाल गौतम, द्वारकानाथ कचरू आदि प्रमुख हैं। बिहार के जगलाल चौधरी के परिवार के लिए वनस्पति विद्यापीठ रतन शास्त्री की देखरेख में आश्रय स्थान बना रहा। परमेश्वर दयाल और बद्री नारायण फुटेटा ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सत्ता उखाड़ने का प्रयास किया। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री ने की, जिसमें लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में हुई। 1927 में जमनालाल बजाज ने इसे जयपुर में स्थापित कर खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। चिरंजीव लाल मिश्र ने प्रजामंडल कार्यकारिणी में मतभेद होने पर जयपुर प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया। सीकर में मई 1935 में किसानों पर पुलिस गोली से जो असंतोष का वातावरण बना हुआ था, उसमें जयपुर शासक की भूमिका से असंतोष था। प्रजामंडल ने 19 जून 1938 को सीकर दिवस बनाया, हड़ताल रखी तथा उत्तरदायी सरकार की मांग के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। जयपुर महाराजा ने अक्टूबर 1942 में संवैधानिक सुधारों के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर महाराजा स्वाभिमान सिंह ने 1945 ईस्वी में जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की, जो क्रमशः प्रतिनिधि सभा और विधानसभा के नाम से स्थापित हुई। नए विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसमें महाराजा द्वारा मनोनीत सदस्यों का वर्चस्व रखा गया। मार्च 1927 में राज्य शासन सुधार हुआ, जिसके अनुसार नया मंत्रिमंडल बना, जिसमें हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने। 26 जनवरी 1943 को जयपुर प्रजामंडल के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष जयपुर राज्य प्रजामंडल ने 18 फरवरी 1943 को वायसराय को
पत्र लिखकर गांधी जी की रिहाई की मांग की, क्योंकि वे बीमार थे। फरवरी 1943 को प्रजामंडल ने गांधी उपवास दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और शाम को गांधी जी के दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। 1945 ईस्वी में राज्य सरकार ने प्रतिनिधित्व सभा तथा लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का निर्णय लिया। प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया। उसे प्रतिनिधि सभा की 27 सीटों पर तथा लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। सितंबर 1945 में नए व्यवस्थापक मंडल का गठन हुआ। मार्च 1946 में टीकाराम पालीवाल ने विधानसभा में राज्य में उत्तरदायी शासन की प्रस्तावना प्रस्तुत किया, जो कि स्वीकृत हो गया। 15 मई 1946 को प्रजामंडल के अध्यक्ष देवी शंकर तिवारी को राज्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना जिसमें अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति की। 10 मई 1947 को विधानसभा में प्रजामंडल के नेता दौलतमल भंडारी और गीजगढ़ ठाकुर कुशल को मंत्री बनाया गया। राज्य के प्रधानमंत्री वीटी कृष्णमाचार्य ने महाराज की ओर से 1 मार्च 1948 को संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। यह निश्चय किया गया कि मंत्रिमंडल को विकसित किया जाए और प्रधानमंत्री को छोड़ शेष मंत्री धारा सभा के समस्त दलों में से लिए जाएं। प्रधानमंत्री को दीवान, मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव और मंत्रियों को सचिव कहा जाए। अब मंत्रिमंडल में 1 दीवान, 1 मुख्य सचिव और 5 सचिव होंगे। यह सब वर्तमान विधान के अधीन एक उत्तरदायी मंत्रिमंडल की भांति मिलकर कार्य करेंगे। 28 मार्च 1948 को महाराजा ने वीटी कृष्णमाचार्य को दीवान नियुक्त किया। हीरालाल शास्त्री को मुख्य सचिव बनाया गया। देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम प्रजामंडल की ओर से सचिव बनाए गए। गीजगढ़ के ठाकुर कुशल सिंह और अजय राजपुरा के मेजर जनरल राव अमर सिंह जागीरदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिव थे। बृहद राजस्थान का निर्माण होने तक यही लोकप्रिय मंत्रिमंडल बना रहा। इसके बाद आता है मेवाड़ प्रजामंडल। बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता, गांधी जी के भारतव्यापी प्रभाव और असहयोग आंदोलन के वातावरण ने मेवाड़ के युवकों को भी प्रेरित किया। उदयपुर के चिमनलाल बोरदिया ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गोधरा में सत्याग्रह किया। कांकरोली के श्री नारायण नमक सत्याग्रह के दौरान 3 बार जेल गए। मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता अपने भाषणों द्वारा जनता में राष्ट्रीयता का प्रचार करते रहे। जहाजपुर के मथुरा प्रसाद वेद 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कलकत्ता में धरना देते हुए गिरफ्तार हुए। गोपीनाथ शर्मा को भी 1932 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के कारण कैद कर लिया गया। उसके बाद ऋषभ देव के भंवरलाल वर्मा 1933 से 34 में नरेली आश्रम में प्रशिक्षण लेने गए। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी ने भी स्वयं सेवकों के साथ रहकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योग दिया। प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी ने भी रचनात्मक कार्य किए। मेवाड़ क्षेत्र जनजागृति के पर्याप्त माणिक्यलाल वर्मा का निर्वासन काल में कार्य क्षेत्र अजमेर में रहा। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन के जनक माणिक्यलाल वर्मा थे। माणिक्यलाल वर्मा ने निर्वासन समाप्ति के बाद उदयपुर पहुंचकर 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वेद, जमनालाल वेद, परशुराम तथा दयाशंकर क्षत्रिय के साथ मिलकर मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की। इसका प्रथम सभापति बलवंत सिंह मेहता को तथा मंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। इस स्थापना का कार्य बलवंत सिंह मेहता के घर
साहित्य कुटीर में संपन्न हुआ। 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर छोड़कर फिर अजमेर पहुंच गए। मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके सराड़ा के किले मेवाड़ का काला पानी में नजरबंद कर दिया गया। मेवाड़ में राज्य सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने की तैयारियां आरंभ कर दी गई। यह तय किया गया कि विजयदशमी के दिन सत्याग्रह का श्रीगणेश किया जाएगा। विजयदशमी के दिन सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। क्रांतिकारी युवक रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनकर गिरफ्तार होने का श्रेय प्राप्त हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की। मेवाड़ राज्य के बाहर रहने वाले मेवाड़ियों ने मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं बम्बई, नागपुर, जलगांव और अकोला में स्थापित की। 24 जनवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, उनकी पुत्री स्नेहलता और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 3 मार्च 1939 को महात्मा गांधी के आदेश पर सत्याग्रह स्थापित कर दिया। इसके बाद भी सरकार के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। जेल में माणिक्यलाल वर्मा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। नेहरू ने पत्र लिखकर मेवाड़ सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। 8 जनवरी 1940 को वर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बेगार और बलेट प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। विवश होकर मेवाड़ सरकार ने इन दोनों प्रथाओं का निषेध कर दिया। यह प्रजामंडल की पहली नैतिक विजय थी। प्रजामंडल मेवाड़ सरकार से निरंतर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा था। वर्मा दूसरा सत्याग्रह आरंभ करने से पहले सरकार को समय देना चाहते थे। इधर 1940 के मध्य में दीवान धर्मनारायण के स्थान पर सर टी विजय राघवाचार्य दीवान नियुक्त हुए, जो प्रगतिशील विचारक के थे। अंततः मेवाड़ सरकार ने 22 फरवरी 1941 को महाराजा के जन्मदिन के अवसर पर प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया। सरकार ने यह अपेक्षा की कि शीघ्र ही प्रजामंडल का पंजीकरण करा लिया जाएगा। प्रतिबंध हटते हो नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जेबी कृपलानी ने किया तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भी इसमें भाग लिया। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 8 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक सत्र में भाग लिया। वे जब सभा से बाहर आए तो उनके इंदौर के एक मित्र ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में उनके विचार जानने चाहे। वर्मा ने उत्तर दिया कि भाई, हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए, इस बार भी बोलेंगे। इस कालखंड की महत्वपूर्ण घटना 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन संपन्न होना था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में देश भर की रियासतों के नेता सम्मिलित हुए, जिसमें शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नाम उल्लेखनीय है। यह पहला अधिवेशन था जो किसी रियासत में हुआ और जिसे राज्य की तरफ से सुविधाएं प्रदान की गई थी। देश में हालात बदल रहे थे और इनसे महाराणा भी वाकिफ थे। अतः उन्होंने अक्टूबर 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया और शीघ्र ही संवैधानिक सुधार करने का आश्वासन दिया। 2 मार्च 1947 को मेवाड़ ने मेवाड़ के नए संविधान की घोषणा की। इसके अनुसार
46 सदस्यों की धारा सभा में 18 स्थान जागीरदार, उप जागीरदार, माफीदार, श्रमिक, उद्योगपति, व्यापारी और जनजातियों के लिए सुरक्षित रखे गए। शेष 28 स्थान वयस्क मताधिकार एवं संयुक्त चुनाव प्रणाली के आधार पर भरे जाने थे। इस विधान पर क्रियान्वयन होता उससे पूर्व मेवाड़ प्रस्तावित राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया। उसके बाद आता है भरतपुर प्रजा मंडल। भरतपुर राज्य में महाराजा किशन सिंह की छत्रछाया में लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना के उद्देश्य से मार्च 1938 ईस्वी में श्री किशनलाल जोशी के प्रयास से जयपुर राज्य भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज एवं जुगल किशोर चतुर्वेदी को तथा कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। पंजीकरण के अभाव में सरकार ने इसे शीघ्र ही अवैध घोषित कर दिया। 1939 में महाराजा बृजेंद्र सिंह के राज शासन ग्रहण करने के बाद प्रजामंडल एवं सरकार के बीच 23 दिसंबर 1939 को समझौता हुआ। समझौते के अनुसार प्रजामंडल का भरतपुर प्रजा परिषद के नाम में से पंजीकरण किया गया। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। 1939 के अंत में फकीर चंद कपूर ने जमींदार किसान सभा नामक एक नई संस्था स्थापित की। यह भरतपुर सरकार की समर्थित संस्था थी। प्रजा परिषद ने 20-21 मार्च 1941 को ब्रह्मवाद में मास्टर आदित्येंद्र की अध्यक्षता में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के दौरान 21 मार्च को महिला सभा भी हुई, जिसकी अध्यक्षता सरस्वती बोहरा ने की। अंत में 22 अक्टूबर 1942 को महाराजा बृजेंद्र सिंह ने श्री ब्रज जया प्रतिनिधि समिति नामक जन व्यवस्थापिका सभा के गठन की घोषणा की। मार्च 1943 में संपन्न हुए चुनाव में भरतपुर प्रजा परिषद को 23 तथा महाराजा द्वारा समर्थित किसान सभा को 14 स्थान मिले, पर यह समन्वय ज्यादा दिन नहीं चला। अप्रैल 1945 ईस्वी में प्रजा परिषद के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23-24 मई 1945 को बयाना में हुआ। 23 मई को ही पंडित सत्यदेव विद्यालंकार की अध्यक्षता में भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन हुआ। इसी दिन एक महिला सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गणेश लाल की पत्नी बसंती देवी थी। मई 1946 में भरतपुर में मंत्रिमंडल के चुनावों की घोषणा की गई। भरतपुर के तीनों राजनीतिक संगठनों प्रजा परिषद, किसान सभा एवं अंजुमन इस्लामिया ने चुनावों के बहिष्कार का निश्चय किया। 3 अक्टूबर 1947 को भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर पर आयोजित सभा में महाराजा ने लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाकर उसमें 2 मंत्रियों की शामिल करने एवं 11 सदस्यों की संविधान निर्मात्री समिति के गठन की घोषणा की। दिसंबर 1947 को प्रजा परिषद के मास्टर आदित्येंद्र गोपीलाल यादव, हिंदू महासभा के हरिदत्त शर्मा एवं जमींदार किसान सभा के ठाकुर देशराज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 3 माह बाद 18 मार्च 1928 को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हो गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: भरतपुर में जगन्नाथ अधिकारी ने भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 ईस्वी में कर जनजागृति शुरू करने का प्रयास किया। 1928 ईस्वी में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य मैकेंजी की नीतियों का विरोध करना था। गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष बनाए गए तथा देशराज ठाकुर को सचिव नियुक्त किया गया। 1937 ईस्वी में नेहरू की प्रेरणा से भरतपुर में कांग्रेस मंडल की स्थापना की गई। कांग्रेस मंडल की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए
राज्य सरकार ने जाब्ता फौजदारी संशोधन कानून 1937 पारित किया गया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर किशनलाल जोशी ने की। भरतपुर महाराजा ने प्रजामंडल की जगह 1940 में भरतपुर प्रजा परिषद नाम से इसका पंजीकरण किया, जिसके प्रथम अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता जय नारायण व्यास ने तथा विशेष अधिवेशन 1941 की अध्यक्षता में हीरालाल शास्त्री ने की। 1942 ईस्वी में महाराजा भरतपुर बृजेंद्र सिंह ने ब्रज जया प्रतिनिधि सभा नामक व्यवस्थापिका के गठन की घोषणा की। 1947 ईस्वी में लॉर्ड वेवल और बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह के बतखों के शिकार के लिए भरतपुर आने पर आंदोलनकारियों ने वेवल वापस आ जाओ, गो बैंक वेवल के नारे लगाए। भरतपुर में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व सरस्वती बोहरा ने किया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जयपुर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार 28 जनवरी 1947 को राजपुताना के सभी राज्यों में भरतपुर दिवस मनाया गया। 5 फरवरी 1947 को भरतपुर राज्य में प्रजा परिषद के तत्वाधान में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया। अलवर प्रजामंडल आंदोलन। अलवर में जनजागरण के नायक पंडित हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी थे। 1933 में ही अलवर में कांग्रेस समिति की स्थापना हो चुकी थी। 1938 में कांग्रेस समिति ने अपना नाम बदलकर प्रजामंडल रख दिया था। उसे बदलकर प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से अगस्त 1940 में दिखावे मात्र के लिए पंजीकरण करवा लिया। पंजीकरण के साथ ही अलवर के मुख्य कस्बों जैसे राजगढ़, तिजारा, खेड़तल, रामगढ़ आदि में प्रोग्रेसिव एसोसिएशन प्रजामंडल की शाखाएं खुलवा दी गई। अप्रैल 1940 में प्रथम बार अलवर में निर्वाचित नगरपालिका का गठन किया गया। इस नगरपालिका के निर्वाचन 18 सदस्यों में से 15 प्रजामंडल से प्रभावित थे। कुछ समय बाद भूमि और किसान के मुद्दों पर प्रजामंडल और सरकार के बीच मतभेद आरंभ हो गए। प्रजामंडल ने 1 से 2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किया। प्रजामंडल के सहयोग से किसानों ने जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर दिया। इसी बीच भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ से प्रजामंडल ने नई स्फूर्ति उत्साह के साथ उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन आरंभ किया। अलवर शहर के टेलीफोन के तार काट दिए गए और लेटर बॉक्स जला दिए गए। शोभाराम रामचंद्र उपाध्याय और कृपा दयाल ने वकालत छोड़ दी। 1943 ईस्वी में भोलानाथ के प्रयासों से राजपुताना प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। साथ ही गांवों में किसान सम्मेलनों का आयोजन किया। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जनवरी 1944 को भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सरकार की नीतियों की कटु आलोचना की गई तथा उत्तरदायी सरकार की मांग की गई। प्रजामंडल व अलवर सरकार के मध्य यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक अलवर का मत्स्य संघ में विलय नहीं हो गया। उसके बाद आते हैं कोटा प्रजामंडल की बात। तो कोटा में जनजागृति का श्रेय राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित न्यूनराम शर्मा को है। पंडित न्यूनराम शर्मा ने 1918 ईस्वी में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। हाड़ौती क्षेत्र में जनजागृति के लिए पंडित न्यूनराम शर्मा की अध्यक्षता में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की गई। सन 1934 में पंडित न्यूनराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। 1934 ईस्वी में दशहरे के अवसर पर हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुआ। अगले वर्ष 1935 ईस्वी के अधिवेशन में हाड़ौती और कोटा प्रजामंडल की अलग अलग कार्यकारिणी बनाई गई।
1939 ईस्वी में पंडित न्यूनराम शर्मा ने पंडित अभिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन पंडित न्यूनराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ। 1941 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा की मृत्यु के बाद पंडित अभिन हरि ने प्रजामंडल की बागडोर संभाली। पंडित अभिन हरि ने 1 नवंबर 1941 ईस्वी में प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 ईस्वी में वे गिरफ्तार हो गए। 1942 ईस्वी में प्रजामंडल के नए अध्यक्ष मोतीलाल जैन ने महाराव को पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने को कहा, पर सरकार ने इसे मानने के बजाय धारा 144 लगा दी तथा जब प्रजामंडल के कार्यकर्ता कोतवाली के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर पुलिस ने गोली चला दी। क्रोधित प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बैरकों में बंद करके शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा फहराया। करीब 2 सप्ताह तक कोटा के नगर प्रशासन पर जनता का कब्जा रहा। 1857 की क्रांति के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ जब जनता ने प्रशासन अपने हाथ में लिया। कोटा की प्रजामंडल का संघर्ष रंग लाया। 1946 ईस्वी में कोटा महाराव भीमसिंह ने विधानसभा गठित करने की घोषणा की। 1948 ईस्वी में महाराव ने अभिन हरि के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन का निर्णय किया। बूंदी प्रजामंडल बूंदी में राजस्थान सेवा संघ की शाखा हड़ौती सेवा संघ की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई। बूंदी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में ईस्वी में कांतिलाल ने की। कांतिलाल ही इस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ऋषि दत्त मेहता, नित्यानंद नागर, गोपाल कोठिया, गोपाल लाल जोशी, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चंद आदि प्रजामंडल के प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ता थे। 1937 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को बूंदी से निर्वासित कर दिया गया। 1944 ईस्वी में जेल चेरिया होने पर ऋषि दत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया। हरिमोहन माथुर को इसका अध्यक्ष एवं ब्रज सुंदर शर्मा को इसका मंत्री बनाया गया। राज्य के प्रधानमंत्री राव सेन ने संस्था के पंजीकरण के लिए कई शर्तें रख दी। अंततः सत्याग्रह की धमकी के बाद 1943 में ही लोक परिषद को पंजीकृत कर दिया गया। परिषद ने उत्तरदायी शासन की मांग आरंभ कर दी। 1942-45 में बूंदी में एक सभा के साथ जुलूस आयोजन किया गया। इसमें जनता के साथ कई अग्रणी नेता ऋषि दत्त, ब्रज सुंदर शर्मा, रंगलाल अग्रवाल, रामचंद्र सक्सेना और भंवरलाल शर्मा ने भाग लिया। पुलिस के रोकने के बावजूद जब जुलूस रुका नहीं तो उस पर गोली चला दी गई। गोलियां राम कल्याण वकील को लगी जो किसी अन्य काम से उधर जा रहा था। अंततः बूंदी शासक नरेश बहादुर सिंह ने लोक परिषद की मांग को स्वीकार करते हुए संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। संविधान सभा ने एक संविधान का निर्माण भी कर लिया, परंतु उसे लागू करने से पहले ही बूंदी राज्य पूर्व राजस्थान संघ में शामिल हो गया। करौली प्रजामंडल। करौली में जन जागृति एवं रचनात्मक कार्यों की शुरुआत ठाकुर पूर्ण सिंह और कुंवर मदन सिंह ने की। इसके बाद चिरंजी लाल ने हरिजनों द्वार से तथा कल्याण दास गुप्ता व राम गोपाल ने उत्तरदायी शासन की मांग से चेतना जगाने का प्रयास किया। त्रिलोक चंद माथुर ने 1938 ईस्वी में चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह आदि के सहयोग से करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। चिरंजी लाल शर्मा, कल्याण दास गुप्ता, कृष्ण प्रसाद, पूरन सिंह, राम गोपाल और मान सिंह
इस प्रजामंडल के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। अप्रैल 1939 में त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में करौली प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रशासनिक सुधारों की मांग की गई। नवंबर 1946 में राजपूताना के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का करौली में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रथम बार करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। करौली राज्य ने जुलाई 1947 को संवैधानिक सुधारों के लिए एक 11 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की, जिसमें प्रजामंडल का कोई सदस्य नहीं लिया गया। फरवरी 1948 तक प्रजामंडल का आंदोलन चलता रहा। 8 मार्च 1948 को करौली का मत्स्य संघ में विलय होने से आंदोलन समाप्त हो गया। अप्रैल 1939 में प्रजामंडल के नेताओं ने सरकार से मांग की 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें 3 सदस्य जनता या प्रजामंडल के प्रतिनिधि हों। सरकार ने प्रजामंडल की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर राज्य में जनजागृति का कार्य ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद शर्मा ने किया। इन्होंने धौलपुर में 1910 ईस्वी में आचार सुधारिणी सभा और 1911 में आर्य समाज की स्थापना की। 1918 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने धौलपुर में स्वशासन के लिए आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जवाहरी लाल हिंदू पुरोहित, चित्तर सिंह, विष्णु स्वरूप, वेद और रामदयाल प्रमुख थे। 1934 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु एवं जवाहरी लाल हिंदू ने धौलपुर में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। ओम प्रकाश शर्मा, रामदयाल, राम प्रसाद, बांकेलाल, केशव देव, केदारनाथ आदि इसके सक्रिय कार्यकर्ता थे। 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। मूलचंद ज्वाला प्रसाद एवं जवाहरी लाल हिंदू इसके संस्थापक सदस्य थे। धौलपुर प्रजामंडल का मुख्यालय कसिनो था। 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को इसी गांव में एक नीम के पेड़ पर तिरंगा फहराकर पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया जा रहा था। पुलिस ने वहां पहुंचकर सभा का विरोध कर तिरंगा उतारने की कोशिश की। एक बल प्रयोग किया, फलस्वरूप ठाकुर छतर सिंह परमार व ठाकुर पंचम सिंह कछवाहा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस शहादत की याद में प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को तहसीमों में एक मेला लगता है। 1 नवंबर 1947 में धौलपुर प्रजामंडल का राजनीतिक सम्मेलन राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें उत्तरदायी सरकार की तुरंत स्थापना की मांग की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन शंकरराव देव ने किया था। प्रजामंडल के सतत प्रयास और बढ़ते दबाव के फलस्वरूप अंततः धौलपुर के महाराजा उदयवान भानु सिंह ने 4 मार्च 1948 को राज्य में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के संबंध में प्रजामंडल के नेताओं से विचार विमर्श किया और संवैधानिक सुधारों के लिए अपनी सहमति प्रकट की। परंतु 18 मार्च 1948 को ही मत्स्य संघ का निर्माण हो गया, जिसमें धौलपुर राज्य का विलय हुआ। प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ में 1931 ईस्वी में मास्टर रामलाल और राधा वल्लभ सोमानी और रतनलाल ने स्वदेशी खाद्य प्रचार एवं मद्य निषेध का प्रचार प्रसार कर जन जागृति फैलाई। प्रतापगढ़ में जन जागृति फैलाने का मुख्य कार्य अमृतलाल पाठक ने किया। हरिजन उत्थान के लिए ठक्कर बाबा की प्रेरणा से 1936 ईस्वी में उन्होंने प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला की स्थापना की। 1938 ईस्वी में अमृतलाल पाठक विधिक प्रचार समिति का गठन कर लोगों में जनजागृति फैलाई। 1945 ईस्वी में अमृतलाल पाठक और सुन्नीलाल प्रभाकर ने प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल ने सरकार से उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। राजस्थान प्रांतीय संगठन की प्रेरणा से 15 अगस्त 1947 को प्रतापगढ़ रियासत में 9 की गई मंत्रिमंडल की स्थापना की घोषणा की गई।
तदनंतर 2 मार्च 1948 को प्रजामंडल के प्रतिनिधि अमृतलाल पायक और महाराजा के प्रतिनिधि माणिक्यलाल शाह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 25 मार्च 1948 ईस्वी को प्रतापगढ़ का पूर्व राजस्थान संघ में विलय हो गया। उसके बाद आता है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा में जन जागृति लाने का कार्य शाहपुरा के शासक उमेर सिंह ने किया। उसने शाहपुरा में अनेक पाठशालाएं, विधवा आश्रम और पुस्तकालय स्थापित किए। महाराजा आर्य समाज एवं राम स्नेही संप्रदाय से प्रभावित था। अप्रैल 1938 में रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास एवं उबेसिया ने शाहपुरा में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। अबेसिया डागी इसके अध्यक्ष चुने गए और 1945 तक इसी पद पर कार्यरत रहे। प्रजामंडल के अन्य नेता लादूराम व्यास और लक्ष्मीदत्त कांटिया थे। 1945 में गोकुललाल असावा प्रजामंडल के अध्यक्ष चुने गए। सितंबर 1946 में गोकुललाल असावा को विधान निर्माण समिति के गठन के लिए आमंत्रित किया गया। प्रजामंडल की ओर से इसमें असावा के अतिरिक्त अक्षय सिंह डांगी और राम वल्लभ भाभरा को सम्मिलित किया गया। 9 अक्टूबर 1946 को पूर्ण रूपेण जनतांत्रिक विधान का प्रारूप बनाकर सरकार के समक्ष पेश किया गया। शाहपुरा सरकार की स्वीकृति के पश्चात यह विधान 14 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया। 27 सितंबर 1947 को राजाधिराज ने असावा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर राज्य संचालन का दायित्व सौंप दिया। इसी समय मेजर दौलत सिंह को भी मंत्री बनाया गया। लगभग 7 महीने चली जनता की इस अंतिम सरकार ने कई लोगों के कल्याणकारी कार्य किए। 25 मार्च 1948 को शाहपुरा का विलय पूर्व राजस्थान संघ में हो गया। उसके बाद आता है सिरोही प्रजामंडल। तो 1934 ईस्वी में मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही के वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा एवं समर्थ मल ने की, पर यह निष्प्रभावी सिद्ध हुआ। सिरोही के प्रवासियों ने 16 अप्रैल 1935 को बंबई में प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा, समरथमल सिंह, टेकचंद सिंह और भभूतमल सिंह इसके सदस्य थे। भीम शंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक अपने अखबार में सिरोही की प्रजा विरोधी घटनाओं को प्रकाशित किया। बंबई में स्थापित सिरोही प्रजामंडल का नेतृत्व गोकुल भाई भट्ट को सौंपा गया। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी के बाद गोकुल भाई भट्ट ने 22 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। सिरोही राज्य सरकार ने प्रजामंडल को आसानी से मान्यता प्रदान नहीं की। प्रजामंडल और राज्य सरकार के बीच समझौता वार्ता आरंभ हुई। परिणाम स्वरूप 16 मई 1940 को प्रजामंडल को मान्यता प्रदान कर दी गई। प्रजामंडल की प्रथम जयंती मनाने के लिए 23 जनवरी 1941 ईस्वी को आबू रोड में 4 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। दोपहर में परिषद प्रांगण में स्त्रियों का अधिवेशन हुआ, जिसमें लगभग 1200 महिलाओं ने भाग लिया। इनमें प्रमुख थी विमला देवी, कालदही, काशीबेन, आबू रोड, कांताबेन, रोहिड़ा आदि। जनवरी 1946 ईस्वी में महाराव स्वरूप राम सिंह का देहांत हो गया। ब्रिटिश सरकार ने मंडार के तेज सिंह को सिरोही की गद्दी पर बैठा दिया। जनता ने इसका विरोध किया। 1947 में केंद्र की राष्ट्रीय सरकार ने इस गलती को सुधार कर वास्तविक हकदार उबेसिया को सिरोही का शासक बनाया। उसके बाद आती है जैसलमेर प्रजामंडल। तो जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को दिया जाता है, जिसने महारावल के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज बुलंद की। 16 नवंबर 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वाध्याय लाभ की कामना हेतु जैसलमेर में जोहार दिवस मनाया गया।
सरकार ने जौहर दिवस मनाने के कारण सागरमल, गोपाल रघुनाथ सिंह मेहता और आईदान को जेल में डाल दिया। रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में स्थापित माहेश्वरी युवक मंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सागरमल गोपाल ने आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज एवं रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित की। महारावल जैसलमेर के निरंकुश एवं अत्याचारी शासन का चित्रण कर पर्दाफाश किया। फलतः उन्हें जैसलमेर छोड़ना पड़ा। अपने पिता की मृत्यु के एक वर्ष पश्चात सागरमल गोपाल मार्च 1941 में अपनी माता से मिलने जैसलमेर आना चाहता था। वह यह जानता था कि जैसलमेर पहुंचते ही उसे कैद कर लिया जाएगा। अतः वह आते समय रेजिडेंट का एक पत्र अपने साथ लाया ताकि जैसलमेर राज्य प्रशासन उसके साथ ज्यादती न करे। रेजिडेंट के आश्वासन के बावजूद जैसलमेर सरकार ने उसे वहां पहुंचते ही 22 जून 1941 ईस्वी को कैद कर लिया। जय नारायण व्यास ने रेजिडेंट से पत्र व्यवहार कर गोपा को रिहाई का प्रयत्न किया। रेजिडेंट ने स्वयं जैसलमेर पहुंचकर गोपा से मिलने का आश्वासन दिया। वह 6 अप्रैल 1946 को जैसलमेर पहुंचने वाला था, परंतु इससे पहले 4 अप्रैल 1946 को ही गोपा की रहस्यमयी मौत हो गई। राज्य सरकार ने इसे आत्महत्या की घटना घोषित कर जो संदेहात्मक है। जैसलमेर सरकार ने गोपाल की मृत्यु के कारणों का पता लगाने हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने इसे आत्महत्या की संज्ञा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोपाल की मृत्यु की जांच हेतु जयनारायण व्यास को नियुक्त किया। 1939 ईस्वी में शिव शंकर गोपाल ने अपने साथियों मदन लाल पुरोहित, लालचंद जोशी, जीवनलाल कोठारी, जीतमल तथा मोहनलाल के सहयोग से जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। मई 1947 को जय नारायण व्यास ने जैसलमेर में एक आम सभा को संबोधित कर राष्ट्र ध्वज बना फहराया। इनकलाब जिंदाबाद और प्रजामंडल जिंदाबाद के नारों के बीच उत्तरदायी शासन की मांग की गई। इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई। अतः 30 मार्च 1949 को जैसलमेर वैध राजस्थान संघ का हिस्सा बन गया। उसके बाद आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा में चिमनलाल महलोत द्वारा 1930 ईस्वी में शांत सेवा कुटीर की स्थापना की गई और सर्वोदय पत्रिका का प्रकाशन कर जन चेतना फैलाने का प्रयास किया गया। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने दूलजी मोतीलाल गाडिया, चिमनलाल, सिद्धि शंकर आदि के साथ मिलकर दिसंबर 1943 ईस्वी में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। इसका अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया। धीरे धीरे प्रजामंडल में आदिवासी भी सक्रिय भाग लेने लगे। इनमें प्रमुख थे चीप के जिला भगत, छोटी सरकरान के देवा मच्छा, छोटी तेजपुर के दीपा भगत आदि। प्रजामंडल के सहयोगी संगठनों के रूप में महिला मंडल, विद्यार्थी कांग्रेस और स्वयंसेवक दल का गठन किया गया। धीरे धीरे प्रजामंडल का संघर्ष रंग लाया और बांसवाड़ा का शासक उत्तरदायी शासक के लिए तैयार हो गया। 1948 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मुख्यमंत्री मोहनलाल त्रिवेदी, विकास मंत्री नटवर लाल भट्ट, राजस्व मंत्री और सत्तर सिंह को जागीरदारों के प्रतिनिधि के रूप में लिया गया। परंतु यह मंत्रिमंडल 48 दिन तक ही कार्यरत रहा। राजस्थान के एकीकरण के प्रयास के समय महारावल ने पुनः शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु प्रजामंडल ने उसके प्रयास विफल कर दिए और बांसवाड़ा का पूर्व राजस्थान संघ में विलय हो गया। डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर में जन जागृति करने का श्रेय गुरु गोविंद गिरी को तत्पश्चात भोगीलाल पांड्या को है। 1919 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या ने आदिवासी छात्रावास की स्थापना कर जन चेतना फैलाने का प्रयास किया।
1929 में गौरी शंकर उपाध्याय ने सेवाश्रम स्थापित कर खादी का प्रचार किया तथा वैचारिक क्रांति फैलाने के लिए हस्तलिखित सेवक समाचार पत्र प्रकाशित किया। 1935 ईस्वी में ठक्कर बापा की प्रेरणा से भोगीलाल पंड्या ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। 1935 ईस्वी में ही शोभालाल गुप्ता के नाम से आश्रम खोला। माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 ईस्वी में डूंगरपुर में खांडलाई आश्रम स्थापित कर भीलों में शिक्षा का प्रसार किया। 1935 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या और गौरी शंकर उपाध्याय ने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना कर जन जागृति की। 1938 ईस्वी में भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना कर जनजातियों में जन चेतना जारी रखी। 26 जनवरी 1944 ईस्वी को भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय, तुलसी चंद जैन एवं शिवलाल कोठरिया इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। जून 1947 में सेवा संघ द्वारा संचालित रास्ता पालकी पाठशाला के अध्यापक सेंगाबाई के साथ क्रूर व्यवहार किया गया और उसे बचाने आए पाठशाला के संरक्षक नाना भाई खाट और छात्रा कालीबाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दिसंबर 1947 में महारावल डूंगरपुर ने राज्य प्रबंधकारिणी सभा की स्थापना की, जिसमें गौरी शंकर उपाध्याय व भिखाबाई भील को प्रजामंडल प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित किया गया, परंतु यह मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्यरत नहीं रहा। 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर राज्य का पूर्व राजस्थान संघ में विलय हो गया। कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ में जनजागृति का कार्य पन्नालाल त्रिवेदी ने शुरू किया। उसने कुशलगढ़ में स्वदेशी आंदोलन एवं मद्य निषेध की प्रवृत्तियों को चलाया। 1942 ईस्वी में कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। पन्नालाल त्रिवेदी को प्रजामंडल का मंत्री चुना गया। 1948 ईस्वी में कुशलगढ़ में भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें प्रजामंडल की ओर से भंवरलाल और वर्धमान गद्दिया को मंत्री बनाया गया। बाद में इस राज्य का भी राजस्थान संघ में विलय हो गया। उसके बाद आती है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ में जनजागृति का कार्य श्याम शंकर एवं अटल बिहारी के प्रयासों से प्रारंभ हुआ। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1919 ईस्वी में झालावाड़ सेवा समिति की स्थापना की। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के गठन में के पश्चात झालावाड़ में राजनीतिक जागृति आरंभ हुई और राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन होने लगा। नेनूराम और गोपाल लाल कोटिया प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य थे। प्रजामंडल की प्रेरणा से रामचंद्र ने वंचित वर्ग की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। बाल गोविंद तिवारी ने मित्र मंडल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य झालावाड़ राज्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना था। 1942 में रतनलाल शर्मा और धनसुखलाल मित्तल ने खादी का प्रचार किया। 1944 में मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल, मदन गोपाल, रामविलास आदि ने झालावाड़ राज्य में वैधानिक सुधारों की मांग प्रस्तुत की। बाध्य होकर राजघराना ने 1946 में विधान समिति का गठन किया, जिसमें 4 सरकारी और 32 गैर सरकारी व्यक्ति थे। इस प्रकार जो मंडल बना वह राज्य के विलीनीकरण तक चलता रहा। उन्नीस सौ 21 में रामनिवास शर्मा ने झालावाड़ में सारम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कर राजनीतिक आंदोलनों की गतिविधियों को प्रकाशित किया। नवंबर 1946 ईस्वी को
मांगीलाल भवे ने मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम और रतनलाल के साथ मिलकर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मांगीलाल भवे को प्रजामंडल का अध्यक्ष और मकबूल आलम की उपाध्यक्ष बनाया गया। अक्टूबर 1947 में राणा हरिश्चंद्र ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री बने तथा मांगीलाल भवे और कन्हैयालाल को मंत्री बनाया। अब कुछ प्रजामंडल हैं जो एक शहर में देखते हैं। जयपुर प्रजामंडल है, वो 1931 ईस्वी से गठन करते हैं। 1936 ईस्वी में पुनर्गठन हुआ। तो 1931 में जमनालाल बजाज, कपूर चंद भाटनी अध्यक्ष, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। 1936 ईस्वी में जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र, हीरालाल शास्त्री, बाब हरिचंद, टीकाराम पालीवाल, लादूराम जोशी, हंस डी रॉय, पूर्णानंद जोशी, रामकरण जोशी। दूसरा आता है बूंदी प्रजामंडल। 1931 ईस्वी में कांतिलाल जैन और कांतिलाल जैन, नित्यानंद नागर, गोपाल लाल कोटिया, गोपाल लाल जोशी, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चंद्र, ऋषिदत्त मेहता। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद, प्रभुलाल शर्मा, पंडित हैबिन हरी। मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल में 1934 ईस्वी जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, आनंद राज सुराणा, मथुरा दास माथुर, रणछोड़ दास गठानी, इंद्रमल जैन, कन्हैयालाल मणिहार, चांदकरण, शारदा, सज्जनलाल चौकसनीवाल, अजयमल मेहता। सिरोही प्रजामंडल बम्बई 1934 ईस्वी वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा, रामेश्वर दयाल, समर्थ लाल भीम शंकर। छठा है सिरोही प्रजामंडल सिरोही 1939 ईस्वी गोकुल भाई भट्ट, धर्मचंद्र सुराणा, रामेश्वर दयाल, रूपराज, जीवनमल, घासीलाल चौधरी, पूनम चंद। बीकानेर राज्य प्रजामंडल जो कलकत्ता में है 1937 ईस्वी मगाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मण दास स्वामी, श्री राम आगा आचार्य। बीकानेर प्रजामंडल बीकानेर में 1936 ईस्वी मगाराम वेद, लक्ष्मणदास स्वामी, रघुवर दयाल गोयल, बाबू मुक्ता प्रसाद, गंगाराम कौशिक। बीकानेर राज्य परिषद 1942 ईस्वी रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मणदास स्वामी, रघुवर दयाल गोयल, बाबू मुक्ता प्रसाद, गंगाराम कौशिक। कोटा प्रजामंडल में 1939 ईस्वी पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित एबिन हरी, तनसुख लाल मित्तल, शंभू दयाल सक्सेना, बेनी माधव प्रसाद। नौवा है मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर 1938 ईस्वी जय नारायण व्यास, रणछोड़ दास गठानी, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ। चांदकरण, शारदा, रणछोड़ दास गठानी, मथुरा दास माथुर, कन्हैयालाल मनिहार और इंद्रमल जैन। मेवाड़ प्रजामंडल में 1938 ईस्वी माणिक्यलाल शर्मा, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा और भूरेलाल भैया, भवानी शंकर वेद, जमनालाल वेद, परशुराम दयाशंकर क्षेत्रीय। अलवर प्रजामंडल 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, इंद्र सिंह आजाद, नथुराम मोदी, मंगल सिंह है। जो 12वां है वह है भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी 1938 ईस्वी किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, रेवती शरण शर्मा, आदित्यनाथ ठाकुर देसराज, मोतीलाल यादव, लच्छीराम, मोहम्मद अली, कुंज बिहारी मोदी, रमेश स्वामी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। 13वां है शाहपुरा प्रजामंडल 1938 ईस्वी रमेश चंद्र ओझा, उमेश सिंह डांगी, लादूराम व्यास, गोकुललाल असावा, लक्ष्मीकांत पोटिया और अभेश है। 14वां है धौलपुर प्रजामंडल 1936 ईस्वी जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु, कृष्णदत्त पालीवाल, जौहरी लाल इंदू, मूलचंद केशव देव, केदारनाथ।
15वें के अंदर है करौली प्रजामंडल 1938 ईस्वी, त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह है। 16वां किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 ईस्वी, कांतिलाल चौथानी, जमाला शाह है। 17वां है जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद है। 1939 ईस्वी, शिव शंकर गोपा मदन लाल पुरोहित, शंकर लाल चंद जोशी, जीवनलाल कोठारी, जीतमल तथा मोहनलाल है। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल जोधपुर 1945 ईस्वी, मीठालाल व्यास, सांगरमल गोपा। कुशलगढ़ प्रजामंडल में 1942 भंवरलाल निगम, कन्हैयालाल, पन्नालाल त्रिवेदी। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 ईस्वी, भोगीलाल पांड्या, शिवलाल कोठड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। बूंदी राज्य लोक परिषद 1944 ईस्वी, सिद्धार्थ मेहता, हरिमोहन माथुर, नित्यानंद नागर, गोपाल कोठिया, गोपीलाल चौरसी, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चंद। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 ईस्वी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, विनोद चंद्र कोठारी और दूलजीबाई, मणिशंकर, चिमनालाल, मोतीलाल, लक्ष्मणदास है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 ईस्वी, अमृतपाल लाल पायक, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 ईस्वी, मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तर, मदन गोपाल, मकबूल आलम और रतनलाल, तनसुखलाल और रामनिवास शर्मा। टोंक एकमात्र रियासत थी जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। बीकानेर, कलकत्ता, सिरोही, बम्बई में भरतपुर, रेवाड़ी व जैसलमेर, जोधपुर ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना संबंधित राज्य के बाहर हुई थी। शाहपुरा पहला ऐसी देशी राज्य था जहाँ सर्वप्रथम 27 सितंबर 1947 को गोपुलाल आसावा के नेतृत्व में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी।